हेलो माय डियर बंधुओं। तो भैया ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूं स्पेशल उन बच्चों के लिए जो इस साल जेईई मेंस का पेपर अब तक दे चुके हैं और उन्होंने अब तक ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि यस अब हमें इस साल एक साल और ड्रॉप लेना है। दैट मींस मैं बात कर रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ वो बच्चे जिन्होंने इस साल 12th पास किया है और उन्होंने जेईई मेंस का पेपर दिया और जेईई मेंस का पेपर देने के बाद उनको इस बात का रियलाइज हो गया है कि एक साल का ड्रॉप उन्हें लेना चाहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाके आपकी अपनी आगे की जो लाइफ है वो और ज्यादा शानदार बन सके। तो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि भाई साहब कि कैसे 2025 के लिए आप बेटर तरीके से शुरुआत कर सकते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई आपके पास है मात्र 8 से 9 महीना, इससे ज्यादा वक्त हमारे पास है नहीं। तो पहले से लिख के ले आया हूं मैं यहां पर। तो ये सारे पॉइंट बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इनको बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जोश बहुत हाई होता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे बच्चे से पूछोगे जिन्होंने पेपर दिया है, जो सेलेक्ट हुए हैं, तो वो बच्चे भी यही बात बोलेंगे जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया 11th क्लास में 12th क्लास में आपने ऑलमोस्ट एवरीथिंग पढ़ा। आप जिस बैच में थे उस बैच से काफी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, काफी बच्चों के बढ़िया बढ़िया रैंक भी आई, 99+9 परसेंटाइल भी आई होगी, 99+5 परसेंटाइल भी आई होगी। तो क्या उन बच्चों को मास्टर ने अलग से बैठा के पढ़ाया था क्या? ऐसा तो नहीं है ना। उन बच्चों को भी टीचर ने वही कंटेंट प्रोवाइड कराया था जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया था, लेकिन उसके बाद भी आप शायद काफी पीछे रह गए और वो बच्चे आपसे काफी आगे निकल गए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है बेटा, मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। तो सबसे पहले तो भाई साहब आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, कबूल करो, आईने में जाओ, सुकून से अपने अंदर झांको और देखो कि आपने पूरे साल क्या गलती की थी। वरना अगर आप वही जिस प्रकार से आपने 11th क्लास 12th क्लास में मेहनत करी थी, अगर आप उसी प्रकार से मेहनत करोगे तो रिजल्ट में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 4-5 परसेंटाइल बढ़ेगी, बस खत्म कहानी। पूरा साल की जो तेरी मेहनत है बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जस्ट फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स थी? क्या आप लोगों के बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गए थे? क्या आप टीचर के साथ लास्ट तक टिक नहीं पाए थे? क्या आपने सारी क्लासेस अटेंड नहीं की थी? क्या आप बातों में रास्ते में लोगों की बातों में आ चुके थे? क्या आपने मल्टीपल टीचर्स चेंज किए थे कि भाई आज इससे पढ़ रहे हैं, कल उससे पढ़ रहे हैं, परसों उससे पढ़ रहे हैं, फिर इससे पढ़ रहे हैं? क्या आप एक तरीके से मल्टीपल कंटेंट को सॉल्व करने में आपने टाइम वेस्ट किया कि कुछ क्वेश्चन इस किताब से लगा लिए, कुछ उससे लगा दिए, कुछ उनसर के नोट्स पढ़ लिए, कुछ इनसर के नोट्स पढ़? क्या वजह थी यार? ऐसी कोई तो वजह होगी ना। हाँ, आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद जेईई मेंस में 25 में से अगर हम अपनी बात करें तो 25 में से हर एक पेपर में 21, 22, 23, 24 सवाल ऑलमोस्ट क्लास नोट से आए हैं 2024 में और बच्चे सही करके आए हैं, बच्चे सही करके आए हैं और वो उनके इंटरव्यूज भी आप उनको देख सकते हो। तो उन लोगों ने तो स्कोर कर लिया, आप क्यों नहीं स्कोर कर पाए थे? क्या वजह थी? कुछ तो वजह होगी ना। वो वजह अगर आप फाइंड आउट नहीं करेंगे तो भाई साहब बिलीव मी, आप अपने आने वाले टाइम में जो भी आप जेईई 2025 में पेपर देंगे उसमें अपने अंदर खास इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा बेटा वो ये है कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि टीचर का रोल मात्र 30% है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% है। आप जहां भी एडमिशन लो, जिस जगह भी एडमिशन लो, जिन भी सर से पढ़ो, वो सर मात्र आपको 30% ही वेटेज रखते हैं। बाकी का जो 70% है वो तेरी मेहनत है। 70% में 40% पोर्शन है वो तेरी खुद की मेहनत है, जिससे तू घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जिससे तू वीवाईक्यू को सॉल्व करेगा, जिससे तू घर पे क्वेश्चन के साथ फाइट मारेगा, रोजाना खूब मेहनत करेगा। जितनी ज्यादा तू मेहनत करेगा उतना ज्यादा तेरे अंदर जो इंप्रूवमेंट है, तेरी जो एक्यूरेसी है, तेरी जो सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने की कैपेबिलिटी है, तेरी जो स्पीड है, वो सारी चीजें तेरी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाती है। शायद यही काम, ये जो 40% जो मैंने बोला है, जो बच्चा घर पे जाके मेहनत करता है, वो जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं वो ये काम बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, क्योंकि ये 30% तो टीचर हर बच्चे को सेम पढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने ऐसा सोचा अभी, अगर आपको ऐसा एहसास होता है अभी कि हां सर आप सही कह रहे हो, पूरे साल मैंने रेगुलर तरीके से होमवर्क ट्राई नहीं किया, पूरे साल मैंने रेगुलर तरीके से जो नोट्स होते वो वहां पर घर पे जाके बढ़िया तरीके से सॉल्व नहीं किए, पूरे साल जो सर ने जो भी सवाल दे दिया, सपोज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, एचसीबी के सवाल दे दिए या किसी भी मॉड्यूल के सवाल दे दिए, वो हम लोगों ने सिंसियर तरीके से नहीं किया। तो सबसे बड़ी गलती तेरी ये थी कि तूने पूरे साल जिस प्रैक्टिस को घर पे करना चाहिए था वो तूने कहीं ना कहीं मिस कर दी। इसलिए आज तू बोलता है, जब तू पेपर देखेगा तू कहेगा हां सर ये बात सही है, 25 में से 20 सवाल तो मैं भी सही कर सकता था, लेकिन मुझसे सही नहीं हुए। कहीं ना कहीं मैं फॉर्मूला भूल गया, कहीं ना कहीं मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी, कहीं ना कहीं मैंने यूनिट पे गड़बड़ी कर दी, कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेरा दिमाग क्लिक नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सिली मिस्टेक कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो है प्रैक्टिस की कमी थी। तो बेटा ये चीज तो तुझे ही इंप्रूव करनी पड़ेगी। बचा है 30%। 30% बेसिकली होता है आपका
मॉक टेस्ट, क्योंकि आप भी जानते हो कि भैया एक विराट कोहली है, जब क्रीज पे जाता है तो कभी कभी वो भी 0 रन पे आउट हो जाता है, कभी कभी वो भी 10-15 रन पे आउट हो जाता है। तो जब मेन एग्जामिनेशन होता है तो वहां पर काफी बच्चे वो एक्सपेक्टेडली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मॉक टेस्ट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की होती है। भैया पहली बार सीधे पहुंच गए, बल्ला उठा के क्रीज पे कह रहे हो कि आज ये सेंचुरी मारूंगा, भैया ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कम से कम घर पे बैठ के प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये थोड़ी ना कि छत पे बंटी वन हैंड खेल रहे हो क्रिकेट और फिर कहोगे आज ही मैं खेलूंगा पिच पे जाके, तो वहां पे बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब आपको घर पे बैठ के सिंसियर तरीके से आपको मॉक टेस्ट की भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ऑल्दो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हो, उससे पहले 1 महीने पहले आप इस 30% की मतलब मॉक टेस्ट की आप प्रिपरेशन करो। दैट मींस ये वाला पार्ट हो गया तेरा क्लास का कि टीचर आपके जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हो गया तेरा होमवर्क का जो कि घर पे तो खूब क्वेश्चन के साथ फाइट मार रहा है, और ये वाला पार्ट हो गया तेरा टेस्ट का जो कि मॉक टेस्ट में तू अपनी कमियों को ठीक करेगा, सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करेगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर बात करूंगा दोनों पैटर्न पे, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेंस का जो पेपर है वो ज्यादातर डिपेंड करता है इस बात पे आप कितना क्विकली आप डिसीजन ले सकते हो। सवाल देखते के साथ ही आप कैसे कितनी जल्दी बिना कोई सिली मिस्टेक्स किए कितना एक्यूरेटली आप क्वेश्चन को सही तरीके से लास्ट तक आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। और जेईई एडवांस जो पेपर है वो डिमांड करता है कि आपको कितनी डीप नॉलेजेस है, आपको चैप्टर की कितनी डीप नॉलेज है, आपने सारे चैप्टर पढ़े या नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप जानते हो कि भाई साहब जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स करके आते हैं। कभी सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैकेनिक्स के सवाल को ऐड कर देगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक को जोड़ देगा। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो बेसिक कंसेप्ट सारे जगह से उठाए जाते हैं और उठा के फिर एक बढ़िया सा सवाल बनाया जाता है। इसका मतलब जेईई एडवांस के लिए आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है और डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स कि अगर कभी मैथ्स लंबी चौड़ी आई तो आप उसके साथ खेल सको। ये कि 2-3 लाइन के बाद आपने गिव अप कर दिया, भैया ये मैथमेटिक्स मैं नहीं कर रहा, मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो ये सारी चीजों को एक बहुत ही बैलेंस वे में आपको प्रिपेयर करना है। आपके पास 8 से 9 महीने हैं। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, AIR 1 निकालेंगे, AIR 10 निकालेंगे, तो हमें तो टॉप 10 के अंदर रैंक लेके आनी है। भाई साहब ये ख्याली पुलाव से बाहर निकलो, रियलिटी को फेस करो। बात समझ में आ रही है? जिस बच्चे की टॉप रैंक आती है ना उसको भी नहीं पता होता कि उसकी टॉप रैंक आने वाली है। रियलिटी को फेस करो और भैया अपने आप को जनवरी में प्रूव करके दिखाओ। हां, जनवरी में तूने प्रूव कर दिया तो पेल जाके यहां पर जेईई एडवांस को पेपर को, और अगर तू यहां पे तो झंडा उठा रहा है कि टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आएगा, पता चला परसेंटाइल तेरी आ रही है 60-70 परसेंटाइल, फिर तू ना इधर का रहा ना तू उधर का रहा। तेरे कैरियर के लिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और अगर तूने जेईई मेंस 1 फोड़ दिया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है फिर तो तू जेईई एडवांस फोड़ बढ़िया तरीके से। और अगर तूने जेईई मेंस 1 में तो 60-70 40-50 60-70 परसेंटाइल लेके आ रहा है तो बेटा इसका मतलब अपना कैरियर संभाल, अपनी जिंदगी संभाल। अभी बात समझ में आ रही है? क्योंकि पेपर 2 बाकी होगा, फिर उसके बाद 3 महीने का वक्त होगा और 3 महीने में तो अपनी परसेंटाइल कहीं ना कहीं 99-98 की पास लाने की कोशिश करो ताकि डिसेंट कॉलेज में आप वहां पर पहुंच जाओ। हाँ, तो सबसे पहले भैया अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको कबूल करो और कहां गलतियां हुई थी उसको जरूर लिखो, क्योंकि मेरे भाई 2025 में आपको एडमिशन लेना ही है। मैं पर्सनली इस बात पे बिल्कुल कभी आपको नहीं बोलूंगा कि आप सेकंड ड्रॉप लो, आप एक ही ड्रॉप लो और एक ड्रॉप लेने के बाद बढ़िया से बढ़िया जितने कॉलेज में पहुंच सकते हो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो, वो अपना टारगेट बनाओ। और भैया आदत डाल लो कि रोजाना 13 से 14 घंटे पढ़ना है। इससे कम अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब समझ जाओ आप सिलेक्शन से बाहर होते चले जाओगे। सच्ची बात बता रहा हूं मैं। किसी पढ़ने वाले बच्चे से पूछना, वो यही बोलेगा कि भाई साहब खूब दबा के मेहनत करता है वो, और अगर आप कम मेहनत करोगे तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सीधा आगे निकल जाएगा। ये 13 से 14 घंटे की जो आपकी पढ़ने की आदत होगी ये आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएगी। सबसे पहले चैप्टर या कोई भी आर्टिकल होगा उसके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन तुझे बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, सारे कंसेप्ट तुझे बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। रोजाना जब तू ये 13-14 घंटे पेन घिसेगा ना, तेरा दिमाग का सिंक्रोनाइजेशन, पेन का सिंक्रोनाइजेशन इतना जबरदस्त होगा, कहीं ना कहीं तेरी स्पीड भी बहुत इंप्रूव कर जाएगी, एक्यूरेसी भी बहुत इंप्रूव कर जाएगी। मतलब तू समझ, यही है पूरी मेहनत का सार, यही है वो 40% जो मैंने थोड़ी देर पहले तुझे बोला था। तो भैया आदत डाल लो 13-14 घंटा पढ़ने की, क्योंकि 8-9 महीने बचे हैं। बिलीव मी, जिस बच्चे ने कंटिन्यूसली लास्ट तक 13-14 घंटे मेहनत करी है, मैंने उसको कभी फेल होते हुए नहीं देखा। वो बच्चा सेलेक्ट होकर गया है और बढ़िया कॉलेज में गया है। प्रॉब्लम यह है कि लास्ट तक ये काम कर पाना सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब सिलेक्शन पाना है तो सबसे प्राइमरी चीज यही है कि तुझे लास्ट तक टिके रहना पड़ेगा, लास्ट
लास्ट तक कंटिन्यूअसली इसी प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ बढ़ चुकी है मेरे भाई, भीड़ बढ़ चुकी है, भीड़ बढ़ चुकी है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। अक्सर आजकल ज्ञानी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनका कभी कुछ हो नहीं सकता, इनका ना ही सिलेक्शन होगा कहीं, ये बस तुम्हें इधर उधर कमेंट करते हुए दिख जाएंगे और एक साल के बाद ये तुम्हें ये मुंह छुपाते घूमेंगे जब इनसे कोई रिजल्ट पूछेगा तो यहां पर मैं आपसे यही बोलूंगा, ऐसे सारे ज्ञानियों से दूर रहे। आप जिन भी सर से पढ़ रहे हो, आप जिन भी ऑनलाइन सर से पढ़ रहे हो, जिन भी आप ऑफलाइन सर से पढ़ रहे हो, आप उन पे पूरा का पूरा भरोसा रखें और भरोसा रख के जो जो आपके सर आपको बोले आप ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाओ। जो भी बोले, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी। हो सकता है आप में एक बच्चा ऐसा हो जो अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ता हो, वो सडनली ये वीडियो देखना है, तो मैं उसको भी ये बात बोलूंगा, जो सर तुझे बोले, क्योंकि वो सर आपको डील कर रहे हैं रोजाना, वो आपको डील कर रहे हैं, आप जो आपके सर बोले आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ। उसके अलावा किसी की नहीं सुननी है, किसी पे फोकस नहीं करना है, सीधा जो सर बोले ब्लाइंडली फॉलो करो और जैसे 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 सर होमवर्क देते चले जाएं वैसे वैसे रोज का रोज होमवर्क आप करते जाओ और उनकी सारी क्लास अटेंड करनी है। बेटा एज ए टीचर मैं आपसे बोलूंगा कि टीचर अपना पूरा कंटेंट एक साथ एक बार में नहीं दे पाता है, सबकी अपनी तरीका होता है अलग अलग पढ़ाने का। कुछ सर लोग क्लास में कुछ कंटेंट देते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस, क्वेश्चन के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ सर लोग डिस्कशन के माध्यम से देते हैं, कुछ सर लोग होता है कि जैसे कि कोई एडवांस सेशन के सवाल करा दिए अलग से, तो वहां पर कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट प्रोवाइड करा दिए। इसलिए आपको सारी क्लास अटेंड करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर है और चैप्टर में भाई साहब 15 लेक्चर में वो चैप्टर समाप्त हुआ है और आप कहोगे भैया मैं तो बस 8 लेक्चर पढ़ के जा रहा हूं। नहीं, आप कोशिश करो 15 के 15 पढ़ने की, तभी एक परफेक्ट और कंप्लीट पैकेज आपकी तरफ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट ऑन द कैलकुलेशंस। काफी बच्चों से बात करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि काफी बच्चे इस साल इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनकी कैलकुलेशन जो थी बहुत ही खराब थी। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कर दिया करते थे, कहीं ना कहीं उनको लगा बोले सर सवाल तो आसान थे, आते हुए सवाल थे, लेकिन आंसर जब टिक किया या कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो भैया इसमें काम करना है, अपनी कमियों को नोट करें और इसके काम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो एचसीबी है, एचसीबी के एचसी वर्मा में जो लास्ट में सॉल्व एग्जांपल्स में जो लास्ट के क्वेश्चंस जितने आपको मिले या आपकी जो भी किताब आप फॉलो करते हो फिजिक्स में, अब वहां पे जितने भी लास्ट में सॉल्व एग्जांपल में आपको कैलकुलेशन दिखे, आप उस कैलकुलेशन को छुपा के खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देखो भैया लास्ट में बस गुणा भाग करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे सिलेबस में उसी प्रकार की कैलकुलेशन बार बार आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जब आप ये बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ भी खेलना सीखे, कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छे लेवल के सवालों में उसकी भी आवश्यकता आपको पड़ती है। नेक्स्ट अगला कि सर हमारी तैयारी सही जा रही है नहीं जा रही है, ये हम कैसे पता करें? हमें समझ में तो आ रहा है, हमारा मास्टर जो हमको पढ़ा रहा है हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि हमारी तैयारी सही जा रही है नहीं जा रही है? तो अगेन सबसे पहली बात अपनी मास्टर पे ब्लाइंडली फॉलो करो और अगर कभी आपके अंदर ये डाउट आए तो मैं आपसे बोलूंगा भैया चुपचाप जाके अपना पीवाईक्यू और मॉड्यूल आप लगाओ। आपसे अगर पीवाईक्यू के सवाल बन रहे हैं, आपसे अगर जेईई मेंस के 90% सवाल बन रहे हैं और जेईई एडवांस के आए हुए 70% अगर आपके सवाल बन रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है। बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आपके जेईई मेंस में 90% सवाल आप खुद से बना ले रहे हो या 85% सवाल भी आप खुद से बना ले रहे हो, 80%, 85%, 90% इस हेरफेर में आप खुद से बना ले रहे हो, जेईई एडवांस में आप 60 से 70% सवाल खुद से बना ले रहे हो, इतना अगर आप कर ले रहे हो तो आप बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस में हमारा सिलेक्शन 40% पे ही हो जाता है। इसका मतलब 60% जो पोर्शन है एडवांस में, 60% में से तो ये समझ ले 50% या 40% तो हमको छोड़ना होता है। ये एडवांस की कहानी है, आपने देखा होगा एडवांस में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि सवाल दिखने में टफ है लेकिन आप करने जाओगे तो 15-15, 20-20 मिनट लगता है उनको सॉल्व करने, तो वो तो हमको करने ही नहीं होते ना यार। हमारा सिलेक्शन तो सिंपल और एवरेज सवाल को करने में ही हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिलेगी 60 to 75%, 60 to 70%। पेपर टफ आ गया तो 60%। तो इसका मतलब वो सिंपल और एवरेज सवाल जो है, वो जो पीवाईक्यूज आ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं देखना उनका, अगर आप खुद से कर पा रहे हो एक्यूरेसी के साथ तो इसका मतलब तेरी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि उसमें से जाहिर सी बात है एडवांस का पेपर 10 या 15% ही वेरी करेगा। अगर पिछली बार सिंपल आया था, इस बार टफ आना होगा तो 15% टफ हो जाएगा। यही तो रहता है हर साल का। और हर साल का जो सिलेक्शन होता है वो 40% हमेशा सिलेक्शन हो जाता है, 40%, 50% पे तो 1000 के आसपास रैंक आ जाती है, 1000-1200 के आसपास। इसका मतलब ये आप मान के चले 60 से 70% अगर आप जेईई एडवांस के पीवाईक्यू बना ले रहे हैं और उसके बाद जो है जेईई मेंस के अगर 80-90% पीवाईक्यू बना ले तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप इसको और इंप्रूव करो, अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो। कोई बच्चा बोलेगा मैं तो पीवाईक्यू सारे बना लेता हूं जेईई एडवांस के, बहुत अच्छी बात है बेटा, और सवाल लगा और फाइट कर, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं कि हाँ भैया मुझसे सारे सवाल बन गए मैं खुश हो गया, नहीं, और बड़ा और लगा। ये पागलपन दिखना चाहिए, ये पागलपन दिखना चाहिए कि आप इतने सवाल लगाओ इस साल, इतने सवाल लगाओ कि आपको भैया वो कहते हैं ना सपने में भी सवाल दिखाई देना शुरू हो जाए और तेरी जो मेहनत है वो बढ़िया निखर के तेरी बाहर निकल के आए। इसके बाद पता है जब तू पेपर देने जाएगा ना,
इतनी मेहनत तूने कर ली, जब तू पेपर देने जाएगा ना तो तू बिलीव मी जेईई मेंस का हर एक सवाल तुझे करा हुआ नजर आएगा। तुझे ऐसा लगेगा यार ये सवाल तो साला मैंने पहले किया था। हर एक सवाल तुझे करा हुआ नजर आएगा। और जेईई एडवांस में भी कम से कम 50% सवाल या 40% सवाल तुझे ऐसे दिखेंगे जो शायद तू बिना ज्यादा एफर्ट के ही सॉल्व कर पाएगा। तुझे ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा उन सवालों में। तो बिलीव मी यही तरीका होता है। और अगर कभी आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप उन बच्चों का इंटरव्यू देखें जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा आप सब लोगों को, ये जैसे ही कभी कभी बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, ऑब्वियसली यार सोशल मीडिया आपको बिल्कुल इसको मिनिमाइज कर देना। सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना सवाल सॉल्व करने में लगाओ, ठीक। और अगर जो है सपोज आपको करना ही है तो मैं आपसे बोलूंगा जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, आपके जैसे थे पिछले साल, उन्होंने जो है सपोज प्रयास 1.0 2.0 3.0 में एडमिशन लिया था और इस साल जब वो सेलेक्ट होकर कॉलेज पहुंचे, आप उनका इंटरव्यूज देखो। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी वो चीज फील की होगी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये इसमें मुझे कम समझ में आ रहा है, इसमें मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, इसमें सवाल बने, उस प्रकार से उन्होंने भी वही सारी चीज फेस की होगी। तो उनके इंटरव्यू देखो, वो आपको बताओ, उनके इंटरव्यू से आपको सीखने के लिए मिलेगा। और देखना सारे बच्चे यही बात बोलेंगे, मैंने ऐसा देखा है अक्सर, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, सेलेक्ट होने वाला बच्चा होता है, वो अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करता है, उनकी एक एक बात को ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो आपको भी बेटा यही करना है। अगला एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास में है तो हम लाइव क्लास अटेंड करें या रिकॉर्डेड अटेंड करें। बेटा ये बहुत ही एक कंट्रोवर्सी टाइप की चीज है, लेकिन मैं बोलूंगा इस चीज में कि आप जो है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि लगातार कछुए की तरह आपको मेहनत करनी है तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि लाइव अटेंड करें। लाइव में आपको ये जरूर लग सकता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम जा रहा है, लेकिन लाइव में आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। लाइव में आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होगी। अगर आपने कसम खा ली कि मैं रोज की रोज लाइव देखूंगा, इसके बाद तेरी कोई भी क्लास नहीं छूट रही है। मैं रिकॉर्डेड को बुरा नहीं बोलूंगा, रिकॉर्डेड भी अच्छा है, लेकिन ये अच्छा तभी है अगर तू रोजाना का रोजाना रिकॉर्डेड देख पा रहा हो, ये तभी अच्छा है। अगर तू ये सोच रहा है कि आज मैंने क्लास छोड़ दी, कल मैंने क्लास छोड़ दी, परसों में 3 लेक्चर का एक साथ रिकॉर्डेड देख लूं, तो बेटा उससे वो इफेक्टिवली वो आपका रिजल्ट बाहर निकल के नहीं आएगा। और अगर एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने छोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, तो अक्सर ये डाटा निकल के आया है बच्चों की तरफ से, जो हम लोगों ने बच्चों को समझने की कोशिश करी है। जिन बच्चों का अक्सर आदत हो जाती है रिकॉर्डेड देखने का, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है लास्ट तक पहुंच पाना। वो कहीं ना कहीं बीच में भी बच्चे गिव अप करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार रायता फैल गया, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप लास्ट तक टिके रह सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के बिल्कुल देखो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर इसमें भी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपकी लगातार आपको जुड़े रहना है। और अगर आपको ऊपर लगता है कि यार नहीं कभी भी हो सकता है कि शायद हमारी क्लास छूट जाए, या फिर जो है रिकॉर्डेड में मैंने 11th क्लास और 12th क्लास में रिकॉर्डेड ही देखता था, फिर रायता इतना फैल गया कि समेटने में नहीं आया, और फिर उसके बाद मुझे भी मंजिल सीरीज से जाके पढ़ना पड़ गया, फिर मुझे वन शॉट देखने पड़ गए, क्योंकि मैंने जो लाइव क्लास छोड़ दी थी। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं बेटा, बच्चों की बातें बता रहा हूं। जब बच्चों से मिले, जब उनसे पूछा कि भाई क्या वजह थी, है, तो उनके मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का ये था, सामने बैकलॉग बहुत हो गए थे। क्यों हो गए थे बैकलॉग? क्या वजह थी? हाँ, कोई तो वजह होगी। कुछ बच्चों ने बोला सर स्कूल में टाइम जाता था, चल ये तो मैं मानता हूं, एग्री टाइम, बिल्कुल सही बात है, स्कूल में टाइम जा सकता है। कुछ बच्चों का कहना था सर पहले हम लाइव देखते थे, फिर मुझे लगा कि हम रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाते हैं, और जब रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो गए तो कहीं ना कहीं फिर उस टाइम पे थोड़ा घर पे काम आना शुरू हो गया। धीरे धीरे 10 15 20 दिन तो रिकॉर्डेड हम अच्छे से चले, और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे जो है रिकॉर्डेड वाले बैकलॉग बढ़ते गए, और एक टाइम पे इतना रायता फैल गया कि समेटना भारी पड़ गया। और फिर उसके बाद हम लोग फिर मंजिल सीरीज में गए, मंजिल सीरीज से हम लोगों ने कोशिश करी कंप्लीट करने की, फिर उसके बाद जो है वन शॉट पे गए। तो भैया इस प्रकार से आप अगर ऐसा रायता फैला तो क्या आप ऐसे बच्चों को बीट कर पाओगे जो ऑलरेडी या तो रोज का रोज ये देख रहा है, या फिर रोज का रोज ये देख रहा है? क्या आप उन बच्चों को कभी फाइट कर पाओगे? उन बच्चों के साथ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं बोलूंगा इसको स्मार्टली चूज करें। नेक्स्ट, उसके बाद यस, स्पीड, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, जेईई मेंस का पेपर चाहता है आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहे, इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी है, आपकी एक्यूरेसी बहुत शानदार होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको खूब मेहनत करनी है। और जेईई एडवांस चाहता है कि डीप थिंकिंग हो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए जब भी कभी अगर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो सवालों के साथ फाइट करो, ऐसे कोशिश करो कि यार ऐसे सवाल करने की जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट जो है आपके अप्लाई हो रहे हैं। अक्सर ये सवाल क्लास में सर लोग भी कराते हैं, मैं तो कराता
कराता ही हूं अपनी क्लास में, सारे सर लोग कराते हैं अपनी क्लास में। तो अगर आप जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हो कि हमें तो जे एडवांस क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए चैप्टर के कंसेप्ट को मिक्स करने वाले सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे अच्छा खासा, और उसके बाद जो है आपका जो है धीरे धीरे चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद बेटा यही बातें थी, और जो है ये बात मैंने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपको ऐसा लगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, वहां का पेपर सपोर्ट टेस्ट पेपर टफ आ गया। अक्सर मैंने ये चीज भी फेस की है कि भाई साहब आप किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, वहां पे टेस्ट हो रहे हैं और पेपर बहुत टफ आ गया, इतना टफ आ गया कि 10% 15% मार्क्स भी नहीं आते हैं बच्चों के। तो वहां पर अक्सर मैंने बच्चों को गिव अप करते हुए देखा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। अगर पेपर टफ आ गया है तो उस हिसाब से आपको सीखना है, कैसे उसके साथ डील करना है। लेकिन कभी भी तेरे अंदर अगर कभी ऐसा डिमोटिवेशन मिले तो मैं बोलूंगा कि भैया बस तू PYQ देख लेना, क्योंकि ये ही सच्चाई है, ये ही सच्चाई है। और हमारी बात, मैं यहां पर 10 सवाल बहुत टफ बना के तुम्हारे सामने रख दूं कि 10 में से तुम 3 ही सवाल कर पाओ या 2 ही सवाल कर पाओ, 8-9 सवाल में आपको हवा ही ना लगे, और वो सारे सवाल जेईई एडवांस या जेईई मेंस के रिलेवेंट है ही नहीं, तो क्या फायदा इस चीज का? बात समझ मारिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई साहब जेईई मेंस में तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग मतलब ऑलमोस्ट एवरी सवाल आपको करने होते हैं। लेकिन अगर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भैया ये है 30%, ये है 70% या 60%, और ये है तुम्हारा 100%। तुम्हारे जो सिलेक्शन कराने वाले सवाल होंगे ना, वो आपको यहीं पर ही मिलेंगे, यहीं पर ही ऐसे 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 ही मिलेंगे। ये सिंपल और ये एवरेज, आपको सवाल यही सेलेक्ट कराएंगे, याद रखना मेरी बात। और ये वाले जो सवाल हैं, ये वाले सवाल जो है, ये ऊपर लाल लाल सवाल जिनको हम बोलेंगे कि जो टफ सवाल हैं, ये जो टफ सवाल है, बेसिकली ये सवाल करने के लिए बच्चे या तो वो होते हैं अक्सर जो 8, 9, 10th क्लास में ही अपनी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 11, 12th क्लास में जो पढ़ता है, बच्चे आजकल 9, 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं। ये बात आप भी समझते होंगे। अब तो जानते हो कि भाई साहब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन का लेवल धीरे धीरे जो है नीचे क्लासेस तक जा रहा है। वो अब तो 8, 9 बच्चा प्रिपरेशन करने लगता है जेईई एडवांस का। तो ये जो 30% टफ सवाल है, ये हमको अभी नहीं करने हैं। अगर आप इन 30% सवालों को करने जाओगे तो भैया मुश्किल से 1 घंटे में 5 या 4 या 5 सवाल ही कर पाओगे। आप यहां पे टारगेट करो और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि जब यहां के सवाल आपके सामने निकल के आए तो आप बिना ज्यादा वहां पर रुके बढ़िया तरीके से आप उनको सॉल्व कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करने नहीं है, ये भी करने हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आएंगे तो इनको नमस्ते करके छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सवाल बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। और भैया अगर तू ये करने वाला होता है तो यहां नहीं होता, IIT होता। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर तुझे लग रहा नहीं एडवांस का मतलब है वो टफ सवाल अगर मैंने कर लिए तो एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा मिथ है। ना जाने कितने हजारों लाखों बच्चों का कैरियर ये सेंटेंस खराब कर चुका है। उनको ये लगता है कि जेईई एडवांस के सर रोटेशन का वो चक्का वाला सवाल अगर हमने कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं किया तो नहीं। भाई क्या कर रहे हो? 70% आपका 60% या 70% सिंपल और एवरेज आता है, वही करना होता है। उसकी इतनी धांसू प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि जब वो सवाल आपके सामने आए तो भाई साहब आप 1 घंटे का पेपर आप 45 मिनट के अंदर आप करके निकल जाओ। अब 15 मिनट बच रहे तो लगा ले, इसके बाद अगर तेरे पास 15 मिनट बच गए तो लगा इन पे, अगर कर पा रहे तो। बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। इस छोटी सी वीडियो में आई होप मैंने सारी जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 सालों का वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश करी है। बस सबका निचोड़ यही है, कमर कस लो, ठीक है, कमर कस लो मेरे भाई, ठीक है। अगले 8 से 9 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें आप आदत डाल लो भैया। 13-13, 14-14 घंटे पढ़ना है, पेन पे खूब ज्यादा घिसना है। और सबसे बड़ी बात, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये नहीं सोचना बिल्कुल भी। आप बस ये सोचो भाई सर ने बोला है 13 से 14 घंटे हम रोज का रोज पढ़ेंगे, उसके बाद अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान जी ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। अभी के लिए आप अपना कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। बात समझ में आ रही है? लेकिन कर्म करने के लिए 13-13 घंटे पढ़ने के लिए आपको इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। ये 13 घंटे में क्लास को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, एक्सक्लूड करके नहीं बोल रहा हूं। तो भैया कमर कस लो। मैं बोलूंगा कि भैया पॉइंट बना के लिख लो। बोले पहला पॉइंट कि सर हम लास्ट तक टिके रहेंगे, जैसे जैसे हमारे सर हमको बोलेंगे ब्लाइंडली वैसा वैसा फॉलो करते जाएंगे। दूसरा, रोज आना 13 से 14 घंटे हमको रोज का रोज पढ़ना है। खूब सारे सवाल लगाने, इतने सवाल लगाने भर भर के कि सपने में भी
सवाल दिखाना स्टार्ट हो जाए, अगर तू इस स्टेज तक पहुंचेगा तो बिलीव मी जेईई मेंस का हर एक सवाल तुझे बहुत ही आसान करा हुआ नजर आएगा, और जेईई एडवांस का 60% 50% सवाल में तू बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तुझे लगेगा ये सवाल तो आसान है तो मैं कर ही लूंगा। उन बच्चों से बोलना चाहूंगा जिन बच्चों ने जेईई मेंस 1 और जेईई मेंस 2 दिया था, जो इस साल 12th में थे या इस साल वो ड्रॉपर में थे, प्रयास में थे, दोनों बच्चे अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करें। जिन बच्चों का पेपर बिगड़ गया, क्या वजह थी कि आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेडली नहीं आ पाया? क्या आप लोगों ने बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गए थे? क्या बैकलॉग का रायता बहुत ज्यादा समेट दिया था? और अगर बैकलॉग हुए तो क्यों बैकलॉग हुए थे? क्या एग्जामिनेशन में आपने सिली मिस्टेक्स कर दी थी? क्या एग्जामिनेशन ठीक से नहीं दे पाए थे? क्या बहुत सारे चैप्टर आप छोड़ के गए थे? क्या वजह थी? 11 जो 12th क्लास का बच्चा है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे क्या वजह थी कि 11th क्लास और 12th क्लास में उन्होंने गड़बड़ करी, क्या क्या गड़बड़ी करी जिसकी वजह से रिजल्ट एक्सपेक्टेडली नहीं आ पाया। और या जिस बच्चे ने इस साल ड्रॉप लिया, क्या वजह थी उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेडली नहीं आ पाया? क्या उसने गलतियां करी थी? वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा गया है, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा गया, 99% आई, 98% आई, 97 भी आई, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होंगे, वो बच्चे भी नीचे कमेंट बॉक्स में करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि भैया क्या आपके साथ ऐसी पॉजिटिव चीजें रही जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। क्या कि बेटा, ताकि एक पढ़ने वाले बच्चे को एक सही डायरेक्शन मिल सके, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे बढ़िया डायरेक्शन यहां पे देखने के लिए मिल सके। क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक या फिर बैच में। टेक केयर।